हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ ए बी, इसमें आपकी आज तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें कई चैप्टर हैं। यूनिट का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चैप्टर 7 है गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र। इसमें टॉपिक रहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। पहला टॉपिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक आप जानते हो, ऐसा पदार्थ जो लोहे को, निकेल को और कोबाल्ट को, Fe, NiCO, इन लोहा, निकेल और कोबाल्ट को अपनी ओर खींचता है, उसको हम चुंबक कहते हैं। मैग्नेट आपने पढ़ा है 10th क्लास में। अब चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जो दूसरी चुंबक को या फिर लोहे की या निकेल की, कोबाल्ट की वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो जहां तक चुंबक का जो प्रभाव रहता है उसके चारों ओर को क्षेत्र जो होता है उसको हम कहते हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक की एक स्पेशल बनावट होती है। चुंबक में आप जानते हो दो ध्रुव होते हैं, N और S। चुंबकीय बलरेखाएं ये आप पढ़ चुके हो 10th में कि वो N ध्रुव से निकलकर S में जाती हैं और S ध्रुव में प्रवेश करती हुई चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उसी बिंदु पर चुंबकीय बलरेखा पहुंच जाती है जिससे वह निकली होती है। निष्कोण वक्र के रूप में होती हैं। आप ये जानते हो कि जिस तरीके से वैद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती थीं, वैसे ही चुंबकीय बलरेखाएं भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय बल जो है उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी। एक ही बिंदु पर किसी भी सदिश राशि की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। वही रीजन हम इसमें देते हैं। एक वैज्ञानिक थे ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया था, उसमें यह सिद्ध किया था कि किसी भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है और यह भी सिद्ध किया था कि जब हम किसी तार में अर्थात किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी है, प्लस माइनस है, ये चालक है, AB तार में हम इस बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके पास में एक कंपास रखी हो या चुंबकीय सुई रखी हो, तो वह चुंबकीय सुई जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो अपनी दिशा को छोड़ देती है और मुड़ जाती है, किसी अन्य दिशा में ठहर जाती है। ये तभी संभव है जब चुंबकीय सुई तभी अपना स्थान छोड़ेगी। वैसे तो नॉर्मल वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है सदैव, लेकिन उसके पास या तो लोहे की वस्तु लाओ या निकेल की लाओ या कोबाल्ट की लाओ या कोई चुंबक लाओ, तो वह अपनी उत्तर दक्षिण वाली दिशा को छोड़ के किसी अन्य दिशा में ठहर जाती है। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है। आप किताब में देखेंगे, ऑर्स्टेड का प्रयोग है, वहां से इसको पढ़ लेंगे, चित्र बनाएंगे। मैं इसके टॉपिक आपको भेज दूंगा। फिर आता है बायो सेवर्ट का नियम। 1820 में बायो व सेवर्ट ने यह सिद्ध किया था, कोई चालक है धारावाही, माना आई धारा बह रही है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। माना हमको यहां निकालना है, दूरी R है, हमने चालक में ये डेल्टा L लंबाई का एक टुकड़ा ले लिया, I इसमें धारा बह रही है, यहाँ हमको B निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो उन्होंने प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी चालक में जो धारा बह रही होगी उसके समानुपाती होगी।
चालक की लंबाई के समानुपाती होगी। चालक से जो बिंदु है जहां हम निकाल रहे हैं, इसको मिलाने वाली लाइन और चालक के बीच में जो कोण बनेगा उसकी साइन जिया के अनुक्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, और उस बिंदु की चालक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये नियम बन जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या म्यू 0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L। यह एक नियतांक आ जाता है। हम म्यू 0 अपॉन 4 पाई जो पूरे नियतांक की वैल्यू है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये बायो-सैवर्ट का नियम कहलाया। इसके ऊपर सवाल है, इसको सिद्ध भी करेंगे। इसके बाद म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में संबंध आता है इस पार्ट में। म्यू 0 तो यहाँ आता है, इसको निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 आपने पहले पढ़ा। म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 ये 1/c², जहाँ c प्रकाश की चाल है, इसके बराबर होते हैं। फिर इसमें इस पार्ट में कई नियम आते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, मैक्सवेल की दक्षिणावर्ती पेच का नियम आता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आता है। तो धारावाही चालक द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी जो दिशा ज्ञात करते हैं, उसके लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 आता है। दाएं हाथ की हथेली को, उसके अंगूठे, उसकी उंगलियों को ऐसे फैलाएंगे। यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को बताए, अंगुलियां उस बिंदु की ओर हों जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऐसे ही पेच का नियम आता है। यदि हम पेच, किसी तार में ऐसे धारा बह रही है जैसे हम पेच को घुमाते हैं पेचकस से, तो उसकी नोक उस दिशा में जाए जिस दिशा में धारा जा रही है। तो जिस दिशा में आपकी उंगलियां इसको घुमाते समय लिपट रही होंगी, उस दिशा में इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं घूम रही होंगी। अर्थात इस नियम से, पेच वाले से, हम चुंबकीय बल रेखाओं के घूमने की, उनके अनुरेखण की दिशा ज्ञात करते हैं। फिर एक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, धारावाही लूप की केंद्र पर। ये लूप है, ये इसमें धारा बह रही है, इसके केंद्र पर बी कितना उत्पन्न हुआ। इसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हम मान लें। एक टुकड़े की वजह से, माना इसकी त्रिज्या r है, तो कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, म्यू 0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये किसी भी लूप से हम इसके केंद्र को मिलाएंगे, कोण कितना बनेगा 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या आ जाएगा म्यू 0/4 पाई I डेल्टा L अपॉन आर स्क्वायर। पूरे लूप की वजह से क्या होगा, अब डेल्टा L छोटे छोटे लूपों को जोड़ देंगे तो पूरी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। परिधि कितनी होगी 2πr, इसलिए B जो कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू 0/4 पाई I 2πr अपॉन आर स्क्वायर। एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 बार हो गया, तो म्यू 0I अपॉन 2r। ये किसी भी धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आता है। अब इसमें फेरों की संख्या n है, तो n फेरे हैं तो n से गुणा हो जाता है, म्यू 0NI। एक टॉपिक इसके अंदर ये है। फिर एक अनिश्चित, मतलब सीधा तार अनिश्चित लंबाई का, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम है इसमें। फिर है इस चैप्टर में लॉरेंज बल। या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल।
चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति करता है तो उस पर सदैव बल लगता है। उस बल को कितना बल लगता है ज्ञात करने के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आवेशित कण है, माना b वेग से चल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र और कण के वेग दोनों के लंबवत एक बल लगेगा F। ये F होगा, कण पर कितना आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उसका वेग क्या है, Q VB के बराबर होगा। इसको हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं चल रहा है, कुछ तिरछा चल रहा है कोण थीटा बनाते हुए, तो Q VB साइन थीटा का फार्मूला आ जाता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी दिया जाता है कि बाएं हाथ के नियम से यदि यह अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताए, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को बताए, चालक में धारा बह रही है, तो अंगूठा उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। मतलब बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैला लें। यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताए, मध्य वाली उंगली किसी चालक में बहने वाली धारा को बताए और चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक रखा है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा उस ओर होगी जिस ओर अंगूठा उठता है। ऐसे ही कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, एक इसमें ये भी फार्मूला आता है, L लंबाई है उसकी, थीटा कोण है, I धारा बह रही है, तो उस पर जो बल लगेगा वो धारा के समानुपाती, चालक की लंबाई के समानुपाती, और ये जो कोण है ये चुंबकीय क्षेत्र है उसके समानुपाती और कोण है उसके साइन के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती IBL साइन थीटा। क्या आता है, एक बन आता है यहाँ नियतांक, ये हो जाएगा IBL। इस पार्ट के लगभग आधे टॉपिक 10th में आपने चुंबक वाले पोर्शन में पढ़े थे, ये फार्मूला भी इसमें आता है। और उसके बाद दो समांतर चालकों के बीच लगने वाले बल का एक फार्मूला आता है। दो समांतर धारावाही चालक अगर हों, उनमें धाराएं बह रही हैं, ये एक ही दिशा में हो सकती हैं, विपरीत हो सकती हैं, तो इनके बीच भी बल लगेगा। ये दोनों समान दिशा में अगर धारा बह रही है तो एक दूसरे को ये चुंबकीय जो आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे तार, और अगर धाराएं विपरीत हैं तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं। बीच की दूरी r है तो F जो है इनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R। चालक की लंबाई विशेष लंबाई दे रखी हो तो यहाँ L आ जाता है, एकांक लंबाई हो तो L नहीं आता है, L को एक रख देते हैं, μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये फार्मूला आता है। इस प्रकार यहाँ से आपका चुंबक का पोर्शन स्टार्ट होता है। धारा और चुंबक, धारा से कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र से कैसे धारा उत्पन्न होती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हुए ये पार्ट आगे को बढ़ेंगे। तीसरी यूनिट में आपका ये पहला पार्ट, वैसे सिलेबस का 7वां पार्ट गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र, इसको वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत आप किताब से भी समझेंगे और जो नोट्स आपको आगे भेजेंगे वो उनको कॉपी में आप नोट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको फ़ोन पर डिस्कस कर लेंगे। ध्यान पूर्वक आप अपने सिलेबस को आगे पढ़ते जाइए, समझते जाइए। तीसरी यूनिट स्टार्ट हुई है, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसमें और भी आगे पार्ट है और इसके नोट्स भेजने के बाद आपको इसके अंकित प्रश्न मैं कराऊंगा। और कोई समस्या होगी तो आप फ़ोन पर जो है बातचीत कर सकते हैं। नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो फ़ोन पर पूछ सकते हैं। वैसे सिस्टमेटिक ढंग से आप पेज नंबर से बनाते जाएंगे तो कोई किसी तरीके की समस्या नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।